निकी जी, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? हाँ। तो मेरा टॉपिक था सर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उन्होंने बोला पहले तो कि आप ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाइए। तो जैसे मैं हम्म। पढ़ाने लगी तो उन्होंने बोला कि आपका पीएचडी टॉपिक तो ऑप्टिमाइजेशन है, फिर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों किया? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, जहां पर निकी यादव, जिसका इंटरव्यू मैंने आज से 2 साल पहले लिया था और काफ़ी अच्छा वायरल गया और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे। और कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट सफल होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची पिछले 3 साल से मेरे साथ कनेक्टेड है और हिंदी मीडियम से और एक ग्रामीण परिवेश से आती है। मतलब आप इसका जब एड टॉक देखोगे तो आपको लगेगा कि किस परिवेश से बच्ची निकली है और आज राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक किया है। निकी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। ये सफर कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। जो मेरी सर कॉलेज एजुकेशन है उसकी नींव ये आपने रखी है। और जब सर वो जी। कहते हैं ना कि नींव मजबूत होती है तो मकान बहुत अच्छा बनता है। तो सर जो कॉलेज एजुकेशन की नींव है वो आपके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से रखी गई थी। आज आपकी जी। वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई। तो सीएसआर नेट आपने जब एग्जाम क्रैक किया उसके बाद फिर आपको लगा कि शायद आपने पीएचडी में भी ज्वाइन करी है और इस एग्जाम की तैयारी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान में सिलेबस भी बहुत लंबा है, तो कैसे आपने इस प्रिपरेशन को मैनेज किया? क्योंकि स्टूडेंट तो सिर्फ अगर नए एग्जाम क्रैक करता है उसके बाद पीएचडी कर रहा होता, तो ये एग्जाम की तैयारी अपने आप में एक समय मांगती है। तो आपने कैसे मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा 2022 में नेट हुआ था, फरवरी 2022 में तो नेट हो गया था। तो जैसे ही मेरा नेट हुआ था तो मेरा सर टारगेट था कि मेरे को कॉलेज लेक्चरर की बनना है। तो मैंने कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर दी थी, फरवरी में नेट हुआ था। और लगभग मैंने मार्च के लास्ट तक अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल कर लिया था। वो पर डे वही कंटिन्यू 5 से 6 घंटे पढ़ना, क्योंकि साथ में और भी काम होते हैं तो इससे ज्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि ये जीआरएफ की तैयारी भी करनी थी। फिर आपके थ्रू जैसे जीआरएफ लास्ट सितंबर तक जीआरएफ हो गया था मेरा उसी 2022 में ही। तो जी। उस टाइम से ही मैंने धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जहां तक हमारा बेसिक रहता है सर, एग्जाम जैसे हम नेट लेवल का जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ना सर, तो हम्म। उससे तो उसका जो लेवल होता है और जो कॉलेज लेक्चर का लेवल होता है उनमें काफी डिफरेंस होता है। कॉलेज लेक्चरर में हमें पेशेंस की ज्यादा जरूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे जी। पास ना एग्जाम में जो मैथ्स का जो एग्जाम होता है उसमें हमें 3 घंटे मिलते हैं। और उसमें डेढ़ जी। सौ क्वेश्चन है, तो हमें 180 मिनट में 150 क्वेश्चन को करना है। तो सबसे जो बड़ा जो खेल होता है वो टाइम मैनेजमेंट का है। एक क्वेश्चन पे हम 1 से 1.5 मिनट दे सकते हैं लास्ट से। अगर इससे ज्यादा मिनट देते हैं तो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन छूटना पूरा श्योर हो जाता है, कितने क्वेश्चन छूटे ही छूटेंगे। जो बुक होती है हमारी जो बीएससी और एमएससी में चलती है, उन्हीं बुक से सारे क्वेश्चन आते हैं, बुक से बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जाता है। जी। और जो बेसिक बुक है जो जीपीएस पढ़ते हैं हम, नवकार पढ़ते हैं, उन्हीं बुक से सब सारे क्वेश्चन आते हैं। उन बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, उसकी थ्योरी से डायरेक्ट थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि सीएसआईआर नेट से मैच करता है, कुछ पोर्शन ऐसा था जो कि सीएसआईआर नेट से मैच नहीं करता, जो कि आरपीएससी के सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो उसको कैसे कवर किया आपने? मतलब कंटेंट को एक बार समझना वो भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, क्योंकि आपने कोई चीज़ ऐसी जो पढ़ी नहीं है, पहली बार आप उसको पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया या फिर आपके सीरीज सॉल्यूशन हो गया है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है या न्यूमेरिकल क्लासेस में कुछ नए टॉपिक है, पार्शियल में नए टॉपिक्स है, उसको आपने कैसे कवर किया? सर इसमें जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है जिसमें हमारे हम्म। पास जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आते हैं, ये सभी हम नेट से पढ़कर जैसे नेट की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो जो जी। लगभग पेपर फर्स्ट का मोस्ट 80 से 90% जो सिलेबस होता है वो हम्म। हमारा नेट से ही क्लियर हो जाता है। बस नेट में उसका थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया जाता है। तो पेपर फर्स्ट तो अगर जिसने नेट की तैयारी अच्छे से की है तो वो पेपर फर्स्ट में उसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं होती। फिर से जैसे पेपर जी। सेकंड आपने अभी बताया कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नेट में नहीं आते हैं और ये हमें नए हम्म। लगते हैं टॉपिक, इनको पढ़ना है। तो सर इनके लिए तो जो आपका यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि जी। आपने उसमें इन सभी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ऑल टॉपिक्स पर ऐसा कोई सिलेबस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिस पर आपकी यूट्यूब वीडियो अवेलेबल नहीं हो। सभी टॉपिक जी। पर है। तो सर जहां भी हमें डाउट होता है हम वो टॉपिक डाल दिया जाता है, डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करते हैं और हमें वो टॉपिक मिल जाता है। तो वहां से हम जी। एक बार एक दो टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो हमें पता चल जाता है, इसका जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ जाता है। अच्छा निखिल जी, मेरा एक प्रश्न ये होता है कि जैसे ही नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और मैं इतने मतलब पिछले 3-4 साल से नेट एग्जाम की तैयारी में करा रहा हूँ, जैसे आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो कि अलग अलग जगह जाके या तो पीएचडी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ कर नहीं पाते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो एक ये होता है कि अरे यार, नेट करने के बाद, पीएचडी करने के बाद कहाँ जॉब्स हैं, दिक्कत है, ये है वो है। क्या ऐसी नेगेटिविटी आपने भी फेस करी है? आपको भी ऐसा सुनने को मिला होगा कि यार नहीं, नेट कर लिया, पीएचडी करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या आपने ऐसा फेज, क्योंकि आप बता रही कि 2022 में आपका नेट हुआ, जैसे मैंने भी आपका इंटरव्यू लिया था, तो जरूर आप लोग सभी वो इंटरव्यू देखिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनका जो एड टॉक मैंने लिया है वो आपको जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको थंबनेल बता रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कुछ हाइलाइट्स इस वीडियो में डालूंगा। बहुत सारे बच्चे के सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और लाइक रहता है कि सर हमने 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, अभी तक मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ। तो लाइक क्या ऐसा भी आपको फील हुआ था? क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आप, तब आपका स्कोर नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है पर उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपने एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल किया? क्या स्ट्रेटेजी आपने यूज करी? सर मैंने ना सिंपल किया था कि जैसे आपकी क्लासेज वगैरह रेगुलर लेते थे, जी। होम बैक अटेंड देते थे प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आपकी जितनी भी क्लासेस थी उनके सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जी। एंड वीक के हिसाब से हम उसका रिवीजन करते थे, जैसे वन डे वन सब्जेक्ट। जी। जब मॉर्निंग में उठे, जैसे भी 4 बजे उठना हुआ, 5 बजे उठना हुआ, तो सबसे पहले हम 1 से 2 घंटा शॉर्ट नोट्स को देते थे। कोई है कॉन्सेप्ट जिसको लेकर हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आपके यूट्यूब चैनल पे जाके उसको वहां से क्लियर करते, उसके नोट्स बनाते। यूट्यूब से भी हमने नोट्स बनाए हैं आपके। तो निक्की जी बताइए कि आपको ये जो बीच में 2-3 साल जब आपने तैयारी करी, तो आपको ऐसे कुछ सुनने को मिला और कैसे आपने इसको ओवरकम किया? जो कंटिन्यूटी होती है ना सर, वो हम्म। कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक तो मतलब ये है कि सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जनरी है, ये जो जनरी है, इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसमें टाइम लगता है सर। सबसे जी। बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हम कम समय देना चाहते हैं और सक्सेस को लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग से जैसे नेट क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद से कंटिन्यू इसी एग्जाम तक सिलेबस लिया और उसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए, जैसे हर सब्जेक्ट जो पढ़ा है, कुछ नेट का जो हमारे पास वो कंटेंट था आपका जो करवाया हुआ था, तो फर्स्ट पेपर उससे कर लिया था। तो देन फिर उससे सेकंड पेपर में कुछ यूट्यूब की हेल्प से, आपकी वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर बुक से प्रैक्टिस की। और आपने सर एक बहुत ही अच्छा किया था उस टाइम में, आपने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी सर कॉलेज लेक्चर के लिए। उस टाइम हमारे पास ऐसा कोई और मतलब कहीं भी ऐसा कुछ जगह नहीं थी कि हम टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कहाँ पे करें। सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी प्रैक्टिस की थी, शायद उस टाइम सर मैंने आपसे बात भी की थी कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँ, कैसे करूँ, अभी जी। बुक से ही कर रही हूँ। तो सर हम्म। उस टाइम आपने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, वो एक बहुत ही, मैं बोलूँ कि सर वो एक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक गोल्डन चांस मिल गया था हमें अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने का। तो वहां से जी। टेस्ट सीरीज से हम प्रैक्टिस भी अच्छे से की। जी। कोटा यूनिवर्सिटी में मैंने एडिशन किया था। उस टाइम सर थोड़े टाइम के लिए चीजें मैनेज करना थोड़ा सा की प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि कोटा जाना और आना हमारे यहाँ से काफी डिस्टेंस पे है कोटा, 10 से 11 घंटे जी। लग जाते हैं सर। और वहां पे रहना की फैमिली सिचुएशन भी थोड़ी ऐसी थी, उस टाइम मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, मम्मी बेड रेस्ट पे थी। तो वो टाइम थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल कर रहा है, इसमें थोड़ा मेरे को लगा टाइम मैनेज करने में। समथिंग 4 से 5 महीने निकल गए थे उनको मैनेज करने करने में। पर उसके साथ में मेरा ये था कि मेरा पर डे अगर 2-3 घंटे भी मैं पढ़ रही हूँ उस चीज में, जैसे मेरा पीएचडी का कोर्स करके स्टार्ट हो गया था, तो 1 महीने की समथिंग हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी। तो उसमें जी। ये था कि ज्यादा नहीं तो मैं कम से कम 2-3 घंटे तो अपने इसको, तो जो मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, उन शॉर्ट नोट्स हम्म। को एटलीस्ट रिवाइज करूँ, कुछ टाइम मिले उसमें मैं टेस्ट सीरीज दे दूं, क्योंकि मोबाइल में टेस्ट सीरीज होती है तो जैसे पेपर फर्स्ट होता है, वो हमें प्रैक्टिस उसकी ऐसे ही करनी होती है कि हम बिना पेन को चलाएं उसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि वो अधिकतर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो जब टाइम जी। नहीं मिला, कभी बाहर है, टाइम वगैरह नहीं है, तो उस टाइम टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगा लिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे तो वहां से प्रैक्टिस अच्छी हो गई। अच्छा निखिल जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये कि आप एक ग्रामीण जी परिवेश से सर। आती हैं, आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट रही हैं, और आपसे मेरी काफ़ी बार जब आपने हमसे कोर्स लिया और आप पढ़ाई करी, तब आपसे मेरी बहुत बार बात होती थी। तो लाइक जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है और फिर वो एमएससी मैथ्स करता है, फिर नेट जेआरएफ करता है, फिर पीएचडी के बारे में सोचता है, फिर वो इंटरव्यू देता है और सिलेक्शन होता है और एग्ज़ाम भी देता है,
तो क्या आपको हिंदी मीडियम को लेके कोई चैलेंजेस आए हैं या आपके लिए एक बहुत अच्छा रहा? इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्योंकि बच्चों को रहता है अरे मैं तो हिंदी मीडियम का हूं। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब खास करके निक्की जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी करते हैं, उन बच्चों को आईआईटी जेम के बारे में नहीं पता है कि आईआईटी से जाके वो एमएससी कर सकता है। मुझे बहुत सारे बच्चों का फीडबैक मिलता है, सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, सर मैं आईआईटी कैसे जाऊंगा, वहाँ तो बहुत दिक्कत आती है। पर मैं चाहता हूं कि आप जैसे बच्चे जो कि इस बैकग्राउंड से निकल के ऐसे बच्चे जो कि हिंदी मीडियम से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है आप उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए कि क्या मीडियम आपके लिए चैलेंजेस चैलेंजेस रहा या नहीं रहा? मीडियम तो चैलेंजिंग इतना नहीं रहा है। जैसे हम सर बीएससी में तो हिंदी मीडियम में ही करते हैं। जैसे हम जी। एमएससी में जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमारा क्या रहता है, जो हम्म, सिलेबस है, जो अपनी बुक्स वगैरह हैं, हम्म, वो सभी इंग्लिश मीडियम में आना स्टार्ट हो जाती है सभी। मतलब ये मान के चलो उस टाइम जो स्टडी मटेरियल है वो सारा इंग्लिश हम्म, में रहता है। तो जैसे हम्म, हम स्टार्टिंग करते हैं सर, तो हमें हम्म, थोड़ा सा कि रहता है कि हम इंग्लिश में आंसर कैसे लिखें। पर जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा इंग्लिश की इतनी हमें नीड नहीं होती है। हमें जी। मतलब प्रूफ वगैरह में थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। उतना तो सर हम बेसिक की लैंग्वेज इंग्लिश भी हमें जानते हैं। हम इंग्लिश इतना तो भी हम्म, नॉर्मल हम लिखना चाहें अगर थोड़ा कुछ तो हम उसको लिख सकते हैं। बाकी ऐसा हम्म। मैथमेटिक्स में ज्यादा इंग्लिश का सर इतना रोल नहीं रहता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि निकी जी आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? मतलब जब आप इंटरव्यू देने गई तो क्या क्वेश्चन पूछे गए? और जब क्वेश्चन पूछे गए तो कभी आपको हमारी याद आई कि नहीं आई कि यार ये सर ने पढ़ाया था, ये कंसेप्ट काम आ गया मेरे यहाँ पे? तो थोड़ा सा मुझे अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए। हाँ सर, इंटरव्यू आप सर, आपके बिना तो कुछ चीज थी ही नहीं। सब कुछ तो सर आपके थ्रू। मैंने इंटरव्यू में जो टीचिंग का जो मैटर तैयार किया था, वो जी। मैंने सर आपसे ही देख के, जैसे मतलब हमें ये करना होता है कि हम कुछ ही 4 से 5 टॉपिक तैयार करते हैं। तो हम में जी। से जैसे कई बार तो हमें वो चॉइस दे देते हैं सर कि आप कोई सा भी एक टॉपिक पढ़ा दो। कई बार वो सामने से हमें टॉपिक दे देते हैं। तो मेरा लक अच्छा जी। था कि इसने उन्होंने मुझे ही दिया था कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ाओ। तो मैंने टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया था। तो मैंने जिस टाइम टॉपिक तैयार किया था, उस टाइम सबसे पहले मैं मोबाइल में यूट्यूब पे जाके पहले आपके वीडियो ऑन करती थी। जो टॉपिक मेरे को लगा था कि हाँ, मेरे को अगर ओपन चॉइस मिलेगी तो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो वो टॉपिक पे पहले आपका टीचिंग स्टाइल देखते थे कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कितना बोर्ड पर लिख रहे हो, कितना आप वर्बली बता रहे हो। तो मैंने मेरा जो टीचिंग का जो तरीका था वो पूरा का पूरा ही आपसे ही मैंने सर सीखा था उस टाइम। तो सर मैंने वो जी। पूरा तैयार किया हुआ था। तो हाँ। मेरा टॉपिक था सर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उन्होंने बोला पहले तो कि आप ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाइए। तो जैसे मैं हम्म, पढ़ाने लगी तो उन्होंने बोला कि आपका पीएचडी टॉपिक तो ऑप्टिमाइजेशन है, फिर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों किया? मुझसे डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा सबसे फेवरेट रहा है और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो मैंने इसीलिए। और ऑप्टिमाइजेशन में सर अभी पीएचडी स्टार्ट किया तो मुझे इतना पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप पढ़ाइए। तो उन्होंने कंटिन्यूअसली मेरे से लगभग 8 से 9 मिनट तक पढ़ाया। मैंने बेसिक स्टार्ट किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गई, ओडी और पीडी। फिर उसके टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे आ गए। फिर उन सभी को वो जैसे आप हर टॉपिक जब भी करवाते हैं, पहले थ्योरी एक लैंग्वेज बताते हैं, थ्योरी डेफिनेशन, फिर आप एग्जाम्पल देते हैं। तो मैंने भी वही किया वहां पे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताया और उनके एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कर दिए। इस दौरान हम्म, मैंने शायद 3 से 4 बार बोर्ड को साफ किया था। मेरे को लगा रुक हम्म। जाए रुक जाए, मैं सोच रही थी कि सर रुक जाए। लगभग 8 से 9 मिनट तक लगभग पढ़ाया था मैंने सर उनको। फिर उन्होंने बोला हम्म। कि ठीक है। फिर बाद में उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, जो पढ़ाया फिर उसी में से पूछने लग गए वो। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दी मुझे। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे सीएफ निकालते हैं। तो सीएफ जो होता है हमारा, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है या जनरल सॉल्यूशन होता है। आ, वैसे बाकी कोई प्योर में कुछ नहीं पूछा? लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, नहीं मॉडर्न? सर, ये मेरा लक, मैं ये लक मान दूंगी, मेरा बहुत ही अच्छा लक है कि उन्होंने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे और किसी से नहीं पूछे। मैंने उनको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बताया था कि मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ा है। फिर जब मतलब जैसे एक एक राउंड हो गया था दोनों एक्सपर्ट का, फिर वापस से जो एक्सपर्ट फर्स्ट थे वो वापस से बोले कि आप कॉम्प्लेक्स भी पढ़ के आए हो। वो हाँ सर कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा है। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे कॉम्प्लेक्स में। पर फिर वो जो मैम थी, संगीता मैम का बोर्ड था, तो मैम ने बोला कि नहीं सर ठीक है, टाइम हो गया। अराउंड 30 to 35 मिनट हो गया था मेरे इंटरव्यू को। अरे वाह, तो उन्होंने बढ़िया। बोला कि नहीं टाइम हो गया, थैंक यू, आप जा सकते हैं। अच्छा निकी, एक मेरा प्रश्न और ये है कि जैसे आपने नेट एग्जाम क्रैक किया, फिर आप लगातार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को थोड़ा डीमोटिवेशन होता रहता है कि यार सर पढ़ तो रहे पर
क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे सर, क्या होगा एग्जाम, एक एक डर, एक फियर होता है एग्जाम का, राइट? तो आपको भी ये फेज आया होगा, तो आपने कैसे ओवरकम किया? क्या ऐसी टेक्निक आप यूज करती हैं कि आपने 2 बार नेट एग्जाम क्रैक किया, फिर आपने ये वाला एग्जाम भी क्रैक किया, तो ये जो फेज है आप कैसे इसको ओवरकम किया? आपके मन, देखो हर इंसान है, हर एक के मन में डिमोटिवेशन तो आता ही है, तो उसके लिए क्या आप टूल यूज करती हैं कि हाँ सर मैंने ये किया, इससे मेरे को दिक्कत? पर जब भी हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो नए, तो ये डिमोटिवेट वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है हमें। हम मतलब जितना पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज का कि हम पता नहीं एग्जाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये डर तो सर कहीं ना कहीं होता है। पर जैसे सर मैं आपसे रेगुलर जुड़ी हुई थी तो मुझे मतलब बहुत अच्छी चीजें मिली। क्योंकि ना मेरे को क्या था, जैसे आप कह जैसे कुछ तो आप वीडियो भी डालते हैं, बताते हैं स्टाइल भी बताते हैं, मोटिवेशन वीडियो भी डालते हैं, और आपकी जैसे खुद की भी मतलब रहता है कि आप बताते हैं खुद को, हम देखते हैं ना तब लगता है कि सर मतलब इतना कुछ लाइफ में कर रहे हैं, वो भी तो इतनी मेहनत करते हैं। वो आपको देख के हम डिमोटिवेट होने लगते हैं ना, हम वो सर दूर हो जाती है वो सारी दिक्कत, हम आपको देखकर सर मोटिवेट होते हैं। तो सर ये था कि जैसे एग्जाम तैयारी कर रहे थे, जो रिटर्न एग्जाम की था, तो उसमें ज्यादा जो टेंशन होती है सर वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। जो अगर नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है उनको सर कंटेंट की ज्यादा दिक्कत नहीं होती कि वो एग्जाम में कर हम्म। पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो पिछले 2 से 3 साल के जो पेपर होते हैं वो हम देख के ही खुद ही आइडिया लगा हम्म। सकते हैं कि पेपर का लेवल इतना टफ नहीं रहता है। हम्म। पेपर बिल्कुल इजी आता है, और हमारे पास ये हम्म। भी नहीं है कि सर क्वेश्चन बाहर से आते हैं। क्वेश्चन का भी जनरली जहां तक है फिक्स ही रहता है कि जीपीएच और नौकार के बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। क्योंकि हम जी जितने जी भी जी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो सर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता हम्म। कि जो बुक के बाहर का हुआ। तो कंटेंट की तो हमारे पास हम्म। समस्या नहीं आती है। तो समस्या आती है कि कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती है। जैसे प्योर में थ्योरी रहती है, उसमें थ्योरी में से एक बार तो सर अभी 2016 वाला एग्जाम था, उसमें साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए थे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, उसमें हम्म। साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको देख के थोड़ा सा डर लगता है कि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सर कुछ परसेंट क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं कि जो हम ये भी नहीं सोच सकते कि हम सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे, तो उनको तो हमेशा स्किप करना ही होता है। आपकी आपको मैं हाँ जी क्लास सर। पढ़ाया था जब आप नेट की तैयारी मुझसे कर रही थी, इवन मैं अभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपने मेरी स्टाइल देखी होगी। मैं 40 मिनट थ्योरी डिलीवर करता हूँ कि भाई ये है, और उस पे बेस पे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तुम अब क्वेश्चन करो। या जैसे मैं कॉमेडी सीरीज भी कराता हूँ, तो मैं मैक्सिमम बोलता हूँ, देखो निकी जी आप मेरे से जुड़ी हुई है, मैं आप लोगों के साथ हाँ हमेशा जी शेयर सर। करता हूँ कि मेरे को तुमको पीएचडी नहीं कराना मैथमेटिक्स के अंदर है, मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाना है हाँ कि सर एग्जाम की डिमांड क्या है और करना क्या है। लोग क्या करते हैं, पीएचडी करने लग जाते हैं सब्जेक्ट के, माँ रियल तो अंदर घुसेंगे, अरे भाई इतना नहीं जरूरत है, जितना जरूरत है उतना पढ़ो। तो क्या आपने भी ऐसे ही किया है कि आप भी थोड़ा पीएचडी कर रही है हाँ सब्जेक्ट के सर। अंदर? नहीं सर, ये चीजें हमें फायदे मिलते हैं लास्ट में जाकर। जैसे हम देखते हैं कि भाई हमारे साथ में और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी करते हैं, इवन की हम ग्रुप में मिलके ही तैयारी करते हैं, काफी फ्रेंड्स है, तो हम जैसे उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि भाई हमारा हुआ उनका 1% कुछ रीजन से नहीं हुआ, तो क्या डिफरेंस था। तो हमने नेट के टाइम में भी यही एनालिसिस किया था, वो जो टेस्ट सीरीज वाला था कि उन्होंने टेस्ट कम लगाए थे, मैंने टेस्ट बहुत कुछ लगाए थे। मैंने शायद रैंक टॉप में भी बताया था ये कि मैं लगभग वीक में 2 टेस्ट तो लगा ही लेती थी। और सर एक चीज और मैं, हाँ वो हालांकि सही नहीं होती है कि किसी चीज को रटना ठीक नहीं है, चीज कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, वो चीज मैं मानती हूँ। पर सर हमें अगर रटने की नीड पड़ रही है ना, तो मैंने वो चीज की है, मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस रटे हैं। कभी मैं इसमें क्वेश्चन नहीं रटे, पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना क्वेश्चंस के आंसर रटे हैं सर। आंसर रटना पर मजबूरी है, क्योंकि आपको कम टाइम में सॉल्व करना है भाई, आप कैसे सॉल्व करने बैठोगे? हाँ सर, अब जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा वही एग्जांपल बताता हूँ दिक्कत कि है। एक स्पेयर वाला एग्जांपल है कि दो स्पेयर आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉमन वाला रेडियस क्या होगा, तो R1 और R2 है, तो उसका फार्मूला होता है। अब उसको डेरिव डिराइव करने बैठोगे टाइम खराब हो, सीधा फार्मूला याद करोगे, हाँ ठीक है ये होता है, तो आपका टाइम कम खराब करता यही है वो। चीज है। अच्छा निकी जी, मैं हाँ आपसे एक सर। और चीज पूछना चाहूंगा कि निकी जी दिन भर कितने घंटे पढ़ती है, मतलब और क्या टाइम टेबल रहता है सुबह से लेकर शाम तक, कि सर मैं ऐसे पढ़ती हूँ, मैं इस टाइम रिवीजन करती हूँ, मैं इस टाइम पढ़ती हूँ, इस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाती हूँ? मान लीजिए कि एक आइडियल 6 घंटे आपने दिन भर पढ़ाई, कितने घंटे में कैसे आप डिवाइड करती है? टाइम का तो सर देखो, मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो सर मैं घंटे तो कभी मैटर नहीं करती कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। बस मैं ये चीज करती हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं जाए कि जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करूँ, चाहे मैं उस दिन 2 घंटे सुबह के जो मेरे रिवीजन वाले होते हैं, चाहे मैं वो 2 घंटे ही पढूं, पर मैं पूरे दिन में कुछ ना कुछ पढूं। ऐसी कौन सी चीजें जो वो तो करती करती हो आप,
कि यार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करती करती हूँ, मैं रिवीजन तो करती करती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको लगता है कि सर ये तो मुझे करना ही करना है? ये सर मेरा सुबह का शेड्यूल होता है 3 से 4 घंटे का, जिसमें रिवीजन होता है। जैसे जो मैंने पर बुक के नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, कि उसमें हम्म। जो हमें पार्ट याद करने वाला होता है ना, जैसे कोई फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लिक है, जिसको डायरेक्ट याद कर रहे हैं, तो मैंने प्रत्येक बुक के नेट के अलावा जो अदर सब्जेक्ट है, नेट के तो ऑलरेडी बना रखे थे, तो नेट के अलावा जैसे जो पीजी वाले सब्जेक्ट हैं वही बचे हुए थे, तो उनके पर हम्म। बुक के मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो वो मेरा फिक्स था कि सुबह उठकर मेरे को एक बुक का नोट्स पढ़ना है। अच्छा, जो स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज है, वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कुछ बच्चे को, आपको भी मुझे लगता है 2 अटेम्प्ट लगे थे निक्की जी एग्जाम निकालने के लिए। जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो ऐसा क्या करें कि वो भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है? लेकिन ऐसे ही कि वो रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट लगाएंगे, उनको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आप अगर मतलब वो अगर स्टूडेंट आपसे जुड़े हैं सर, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एक कंटेंट है, हमारे पास एक स्टडी मटेरियल होता है, उसी स्टडी मटेरियल को हम बार बार पढ़ते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाएं, उसका हम रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बना के हम लगभग वीकली उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। एक वीक में जैसे 7 डेज में हम 7 सब्जेक्ट कर लेंगे, अगर एक सब्जेक्ट एक डे रिवाइज लेके चले तो सुबह के 2-3 घंटे, जैसे हम वो सबके अपने अकॉर्डिंग जो कंफर्ट टाइम रहता है उसमें, अगर एक सब्जेक्ट को उनका ये रहे कि एक सब्जेक्ट का एक डे में नोट्स रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स। मैंने नेक्स्ट एग्जाम का जब आपके साथ में एम टॉक हुआ था तब भी मैंने ये बात बोली थी, और मैं आज से वापस कहना चाहूंगी कि जैसे कि सर हम क्या करते हैं कि उधर का मटेरियल उठा लिया स्टडी में, आज इस सर के उठा लिया, आज इस सर के, तो हम हमारा जो मेन फोकस रहता है ना वो स्टडी मटेरियल को जोड़ने में, कि हाँ ये वाले राइटर की बुक हो गई, ये वाले राइटर की होगी, आज इनके नोट्स पढ़ लिए, तो वो चीज बिल्कुल ना करें। एक स्टडी पर्टिकुलर हमारे पास एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि ये लीनियर है, तो ये हमारे पास ठीक है, नोट्स है, बुक है, जो भी है, इसी को हम रिवाइज करें जी। बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसका मटेरियल फॉलो करती हैं? ये तो सर उन सभी को पता है स्टूडेंट्स को, कि मैं सर आपके थ्रू घंटा आपके साथ जुड़ रही हूँ, तो मैं आपको फॉलो करती हूँ। ये मैंने मजाक कर रहा स्टार्टिंग में ही कहा था सर, मेरी कॉलेज एजुकेशन की नींव भी आपके द्वारा रखी गई है। नहीं, बढ़िया बढ़िया बेटा। देखो मेरी बात सुनो कि जीवन में मेहनत तो माँ बाप भी करते हैं बच्चों के लिए, गुरु भी करता है, पर कहने कि आपका योगदान ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे साथ तो लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, पर उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आगे कुछ कर पाते हैं। तो वो खुद की मेहनत ही होती है। तो ये अच्छी बात है कि आप हमें श्रेय दे रही हैं, बट मुझे लगता है कि इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। एक लास्ट में रैपिड फायर राउंड लूंगा मैं आपका, कुछ 4-5 क्वेश्चन फटाफट पूछूंगा, आपको आंसर देना है। पहला ये कि वैसे आपने बता ही दिया कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हैं, मतलब आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करती हैं। हाँ ऐसी कौन सर। सी बुक आपको लगता है कि जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया कि सर यार ये वाली किताब मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आया मैथ्स की, तो ये बुक बच्चों को रेफर करनी चाहिए? हाँ सर, मैं मेरी बात करूँ तो सर मैंने तो सर आपकी बुक पढ़ी है बस, ज्यादा बुक मैं नहीं पढ़ी। जैसे कि नेट हुआ था तब भी मैंने जो आपकी बुक थी, जो कॉम्पैक्ट सीरीज, इसके बाद भी बुक आई थी, आईआईटी जैम की भी बुक आई थी। इवन मैं नेट की हम्म। प्रैक्टिस कर रही थी, पर मेरे को आईआईटी जैम वाली बुक भी पढ़नी थी, मैंने वो भी ली थी, आपने ही शायद वो गिफ्ट की थी जिस टाइम हम मिले थे, नेट क्वालिफाई हाँ, हुआ आप था। जयपुर में सर मुझसे मिली थी आप। हाँ, जयपुर भी सर, हाँ सर हम्म। आपसे मिली थी मैं जयपुर में। तो सर मैंने हम्म। उस टाइम की आपकी बुक पढ़ी थी, उसके बाद एक दो बुक और आई थी सर आपकी, मैंने प्रैक्टिस के लिए हम्म। वो बुक भी मंगवाई थी, वो बुक भी पढ़ी थी, क्योंकि मैंने सर पहले जैसे बताया कि पेपर फर्स्ट होता है जो नेट का कंटेंट ही आता है उसमें लगभग लगभग हम्म। सारा। हम्म। तो सर वो चीजें वहां से प्रैक्टिस के लिए आपकी समथिंग 4-5 बुक है सर, और उसके बाद में सर हम्म। आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाली बुक भी निकाली है, फर्स्ट ग्रेड का हम्म। है, सेकंड ग्रेड का। तो सर हम्म। वो बुक, आप उन बुक को पढ़ लो, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनमें काफी हम्म। तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी काफी क्वेश्चंस हैं। जो कॉम्पैक्ट वाली स्पेशल बुक है वो तो सर बहुत ही अच्छी बुक है आपकी, जी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं उसमें प्रैक्टिस के लिए, कहीं उधर उधर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। और सर मैं, मेरे को थोड़ा टीचिंग कराना ज्यादा पसंद है, तो सर मैं आपके यूट्यूब चैनल बहुत देखती हूँ, जब मेरे को कुछ पढ़ना नहीं होता है ना, तो भी अगर जैसे कोई करूँ कि मुझे कुछ पढ़ाना है कोई टॉपिक, मैं खुद यूट्यूब, मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था कि मैं हम्म। कैसे पढ़ाऊं, मतलब स्टार्टिंग करूँ, तो वो चीज भी मैं आप ही के मैं चैनल। अच्छा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है आपको? इरिटेटिंग तो स्टैटिक्स लगता है, वो मैंने कभी नहीं पढ़ी नहीं। अच्छा, स्टैटिक्स। हाँ वो बहुत कंपोनेंट इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि स्टैटिक्स के टाइम हमारे सर नहीं थे कॉलेज में, तो वो मेरे को बहुत हार्ड लगती। अच्छा, हाँ एग्जाम सर। टाइम पे चाय ज्यादा पीती हो, कॉफी ज्यादा पीती हो, या कुछ और पीती हो, मतलब नींबू पानी ऐसा चाय कुछ? सर, चाय चाय। चाय ज्यादा? हमारे घर में अच्छा, ऐसा सबसे ज्यादा चाय मैं पीती हूँ।
अच्छा, और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कहाँ पे आपको, जब अपनी तैयारी हो तो सबसे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट कहाँ पे हो, आपको लगता है कि बिगेस्ट टाइम वेस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, के ऐसा कौन सा चीज जिसमें सबसे ज्यादा समय खराब किया मैंने पर एग्जाम में कुछ नहीं आया? वो सर मोबाइल है। पर कभी कभी हम्म। जैसे मोबाइल पे मेरे को मूवी देखने की आदत है सर, मूवी देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कौन सी देखते हो, सब साउथ बीच इंडियन? में की थोड़ी मिक्स देखती हूँ सर, साउथ वाले भी और अपने यहाँ के। चलो निकी जी यार, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो ये सुन रहे हैं वो बच्चे ज़रूर आपसे मोटिवेट होंगे और आपसे सीखेंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आपने जो भी आप में आपके मन में भाव है, और आप थैंकफुल हो सबके लिए कि सर आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, माता पिता के लिए भी आप थैंकफुल हो, सबके लिए आप थैंकफुल थैंकफुल हो। बस आने वाले भविष्य में इसको जी याद सर। रखना, और आप भी बच्चों की ज़िंदगी बदलना, क्योंकि जब बच्चा सरकारी में सेलेक्ट होता है ना, कुछ टाइम बड़ी ईमानदारी से मेहनत करता है, पर जब वो वहां के सिस्टम में जाता है तब थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है कि यार दूसरे नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों करूं यार, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स चलती, बच्चे भी नहीं आते पढ़ने के लिए, हम क्या करें, फालतू कामों में ज्यादा पकड़ाए जाते हैं। ये बहुत सारे चैलेंजेस आपको आने वाले भविष्य में मिलने वाले हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टीचिंग जो है ना, सबसे बड़ा काम है, इसको जिंदगी में छोड़ना मत, इस काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, बस यही मेरा आपसे है। और एक बच्चा भी क्लास में तो भी उसको पढ़ाना है, कभी ये मत सोचना है कि यार बच्चे सब आएंगे तभी पढ़ाऊंगी, है ना। तो ये बस मैं आपसे एक गुरु होते नाते आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी हम अंतिम समय में भी कभी जाए ना, तो सब लोग हमारे प्रति थैंकफुल होने चाहिए कि यार इन्होंने मेरी लाइफ को बदला। बस मैं यही आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब हम सेलेक्ट होते तो हम भगवान को बड़ा बोलते कि भगवान आपने हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया। पर मुझे लगता है ये भाव आपके हर समय आपके मन में होना चाहिए, हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए, इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम अपने काम को ईमानदारी से आगे भी करते रहें, बस मैं आपसे यही कहूँगा। और आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत बधाई, और आप जीवन में और भी आगे अग्रसर हो, और आने वाले समय में आप लाखों बच्चों को इंस्पायर करें, ऐसी मैं कामना करूंगा। लास्ट में कोई आपका मैसेज? यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी एकदम मुझे आज मतलब भी मैंने जैसे आप बोला कि आप हमारे गाइड ही हैं सर, गाइड क्या करते हैं, जैसे आप हमें जैसे एडवाइस देते हो, हमें उससे ही काम करना होता है, हमें तो नहीं पता होता क्योंकि सर जैसे हम इस एज में आते हैं तो हमें ज्यादा नहीं पता पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, काफी सारे भटकाव भी आते हैं जहाँ पे हम भटक भी जाते हैं। तो सर गाइडेंस बहुत ही जरूरी रहता है, आपने शुरू से हमें गाइड किया, इतना सपोर्ट किया हमारे लिए, इतना हार्ड वर्क करते हो आप, मतलब अभी आपका ऐप भी है तो हमें उसमें भी फ्री कंटेंट सबसे ज्यादा यूट्यूब वाला, जिसमें कोई कॉस्ट हमें नहीं देनी है, और उस हम घर बैठे कहीं जाना नहीं आना नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, और हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं सर। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम आप बहुत आगे तक बिल्कुल। जाएंगे सर, आपको मेरा साथ रहना हमेशा, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना सर। फिर से बहुत थैंक यू, बहुत थैंक धन्यवाद यू। सर आपका। आज यहाँ चलो पे बेटा, हूँ तो सर कहीं सब कुछ आपका है सर। थैंक बहुत यू बहुत बेटा, थैंक धन्यवाद यू, सर आपका। एंड गॉड ब्लेस यू, और आपके परिवार को वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, और आगे बढ़ते रहो।